का सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाने को लेकर कांग्रेस के अंदर खाने ही बवाल मच गया है। स्मृति के बहाने सोनिया गांधी और राहुल गांधी खेमे के नेता अब आमने सामने आ गए हैं। कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी पढ़ी लिखी नहीं है, इस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, हमें इंतजार करना चाहिए और उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही कुछ दिन के बाद टिप्पणी करना ज्यादा मुनासिब होगा। दरअसल राहुल गांधी की बुनियाद पर ही कुछ दिन के बाद टिप्पणी करना ज्यादा मुनासिब होगा। दरअसल राहुल गांधी खेमे के अजय माकन ने ही सबसे पहले स्मृति ईरानी पर सवाल उठाया था और कहा था कि नरेंद्र मोदी ने 12वीं पास स्मृति ईरानी को देश की शिक्षा को देखने वाला मानव संसाधन विकास मंत्रालय सौंप दिया। माकन के इस बयान का सीधा विरोध पूर्व मंत्री मनीष तिवारी की ओर से आया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और योग्यता में फर्क होता है और स्मृति ईरानी पर सवाल उठाने के लिए मजबूत आधार होना चाहिए। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ML फोतेदार ने भी स्मृति ईरानी पर अजय माकन के बयान से अलग राय जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि मंत्री चुनना पीएम का विशेषाधिकार है और ऐसे वक्त में ऐसे सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। कुछ कांग्रेस नेताओं के विरोध के बाद भी माकन अपने स्टैंड पर कायम है। ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी पर हमले जारी रहेंगे। उन्होंने मनीष तिवारी और माखनलाल फोतेदार के बयान को निजी बताया। कांग्रेस महासचिव ने भी स्मृति ईरानी को एचआरडी मंत्री बनाए जाने पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि मोदी जी को मुरली मनोहर जोशी से ज्यादा योग्य स्मृति ईरानी लगी। का अधिकार क्षेत्र है, अब उनको डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से बेहतर स्मृति ईरानी लगी है तो ठीक है, उनका अधिकार है। स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाना कांग्रेस को भारी भी पड़ता दिख रहा है। पलटवार करते हुए जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने पूछा कि आखिर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की योग्यता क्या है। मुझे पूछना है कि सोनिया गांधी की शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्योंकि उन्होंने यूपीए को हेड किया है, मनमोहन सिंह को डायरेक्शन दिए, पूरी यूपीए की सरकार उनके दरवाजे पर हाथ बांध के खड़ी थी। उमा भारती यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले सोनिया गांधी की शैक्षणिक योग्यता का पहले सर्टिफिकेट दिखाएं, फिर स्मृति ईरानी पर सवाल उठाएं। सोनिया गांधी जिन्होंने यूपीए की सरकार चलाई हो, उनके क्वालिफिकेशंस क्या हैं, पहले कांग्रेस के लोग उनका सर्टिफिकेट दिखाएं कि वो कितनी पढ़ी, कहाँ पढ़ी, किस प्रकार से पढ़ी, पढ़ाई का प्रकार क्या था। इसके बाद वो स्मृति ईरानी के बारे में सवाल कर पाएंगे। वहीं बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने माकन पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया और लिखा कि माकन जी, पढ़ाई का इस्तेमाल देश को बनाने में होना चाहिए, न कि घोटाले और देश को शर्मसार करने में। ये संदेश अपने पढ़े लिखे कांग्रेसियों तक पहुंचा दीजिए। केंद्र सरकार ने स्मृति ईरानी का बचाव करते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि स्मृति को योग्यता के आधार पर मंत्री बनाया गया है और कांग्रेस का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने अपने सारे मंत्रियों की क्षमताओं का ध्यान रख करके उनको उत्तरदायित्व दिया है। अगर कांग्रेस की ओर से ये टिप्पणी आई है तो मैं कहूंगा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी टिप्पणियों को कहने के पहले थोड़ा कांग्रेस को अपने अंदर और इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। हालांकि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने स्मृति का बचाव किया। ट्वीट कर उमर ने पूछा कि क्या नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के लिए पायलट और कोयला मंत्री बनने के लिए खदान में काम करने वाला होना जरूरी है। मोदी के धुर समर्थक मधु किश्वर ने भी स्मृति पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया कि स्मृति ईरानी 12वीं पास है, वो फैशन मॉडल बनने गई और टीवी सीरियल की बहू बनी। क्या भारत का शिक्षा मंत्री बनने के लिए ये योग्यता है? सामाजिक कार्यकर्ता मधु किश्वर यही नहीं रुकी। उन्होंने ट्वीट कर स्मृति ईरानी पर तंज भी कसे और लिखा कि हैरानी नहीं होगी अगर ईरानी की आश्चर्यजनक योग्यता को देखते हुए उन्हें डिप्टी पीएम बना दिया जाए। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव पढ़ाई लिखाई विवाद पर स्मृति ईरानी के पक्ष में खड़े नजर आए। उन्होंने कहा कि आलोचना पढ़ाई से नहीं बल्कि काम के आधार पर की जानी चाहिए। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कृषि राज्य मंत्री बनाए गए मुजफ्फरनगर से सांसद संजीव बालियान पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि दंगे के आरोपी को मोदी ने मंत्री बना दिया। जो व्यक्ति सांप्रदायिक तनाव और दंगे फैलाने में दोषी हो, उस पर केस चल रहा हो, उसको मंत्रिमंडल में लेकर एक क्या मैसेज दिया है मोदी जी ने कि ऐसे लोगों को तरजीह दी जाएगी। रिटायर्ड आईएएस अफसर नृपेंद्र मिश्रा को अध्यादेश जारी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुर्सी संभालने के दूसरे ही दिन अपने मंत्रियों को कड़े निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री दफ्तर की ओर से मंत्रियों को सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें कई तरह के गाइडलाइंस की चर्चा है। मैंने देखे नहीं इंस्ट्रक्शन, अगर ये हैं तो अच्छी बात है, अगर ये हैं तो अच्छी बात है, मैंने देखे नहीं है, क्योंकि ये मैं समझता हूं कि एक अच्छे सुशासन के लिए एक अच्छा रूल होगा। मंत्रियों से कहा गया है कि वो अपने रिश्तेदारों और करीबियों को प्राइवेट सेक्रेटरी न बनाएं और न ही अपने विभाग में किसी भी पद पर इन्हें रखें। मंत्रियों से घर दफ्तर पर सजावट पर फिजूल खर्ची न करने को भी कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएमओ के अफसरों के साथ बैठक भी की। मोदी ने अधिकारियों से दो टूक कहा कि वो जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करें। मोदी सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक गुरुवार को सुबह 11 बजे होगी। पहले यह बैठक आज शाम ही होने वाली थी। ऐसा माना जा रहा है कि संसद का पहला विशेष सत्र जून में होगा, जबकि जुलाई में बजट सत्र रखा जाएगा। हालांकि कल होने वाली कैबिनेट बैठक के बाद ही संसद सत्र की तारीख तय होगी। कांग्रेस नेता कमलनाथ प्रोटेम स्पीकर होंगे। वो नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। नई सरकार की नई स्पीकर इंदौर से जीतकर आई सुमित्रा महाजन होंगी। उनके कामकाज संभालने से पहले कमलनाथ को अस्थायी रूप से स्पीकर बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद पहुंचकर वीर सावरकर को उनकी जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि दी। उनकी जयंती के मौके पर मोदी ने कहा कि उन्हें एक बेहतरीन लेखक, विचारक, कवि और समाज सुधारक के रूप में याद किया जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कानपुर से सांसद मुरली मनोहर जोशी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री दफ्तर में करीब 45 मिनट तक मोदी और जोशी की मुलाकात हुई। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि वो 6 महीने बाद मोदी सरकार पर कोई टिप्पणी करेंगे। अखिलेश ने कहा कि बतौर प्रधानमंत्री मोदी के 6 महीने के प्रदर्शन के आधार पर ही वो कोई टिप्पणी देंगे। यूपी में बिजली कटौती के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि हम 2016 तक बिजली संकट पूरी तरह दूर कर देंगे। जेडीयू प्रमुख शरद यादव ने एसआईटी के गठन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। शरद यादव का कहना है कि एसआईटी का गठन टाइम काटने के लिए किया गया है। कालेधन के लिए गठित एसआईटी के अध्यक्ष जस्टिस एमबी शाह ने कहा कि हम इसका समाधान पाने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि हमें इसका नतीजा जरूर मिलेगा। मोदी सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी को नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। मुकुल रोहतगी अटॉर्नी जनरल रहे जी वाहनवती की जगह लेंगे। यूपी के कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बताया है। आर्टिकल 370 पर मचे सियासी घमासान के बीच आजम ने ये विवादित बयान दिया है। लेकिन जब हम चश्मा लगाकर देखेंगे तो सिर्फ हमें कश्मीर नजर आएगा। कश्मीर एक बड़ा मुद्दा है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को लेकर मचे घमासान के बीच बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से बात की। सूत्रों से खबर है कि भागवत ने राजनाथ से कहा है कि 370 पर किसी के दबाव में नहीं आना है। हालांकि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राजनाथ सिंह से ये भी कहा कि सहयोगी दलों और मुस्लिम संगठनों से आर्टिकल 370 पर बातचीत की जाए। मामले में जल्दबाजी ठीक नहीं। 370 से हो रहे नुकसान को आंकड़ों को सामने लाया जाए। संघ प्रमुख ने कहा कि पूरे देश में आर्टिकल 370 को लेकर सकारात्मक माहौल बनाया जाए, जिसके बाद बात आगे बढ़ाई जाए। ये संघ या बीजेपी का एजेंडा नहीं बल्कि पूरे देश का एजेंडा है। इससे पहले कल पीएमओ के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अनुच्छेद 370 पर प्रधानमंत्री मोदी धारा 370 पर खुली बहस आते हैं। उनके इस बयान के बाद सियासी बवाल मच गया। अनुच्छेद 370 के कारण प्रदेश जम्मू कश्मीर का लाभ कम नुकसान अधिक हुआ है। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि इसके ऊपर एक चर्चा की जा सकती है, इसके ऊपर बहस की जाती है। जितेंद्र सिंह के बयान पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भड़क उठे। उन्होंने कहा कि फिर से आर्टिकल 370 पर चर्चा कराना खतरे से खाली नहीं होगा। तो 1947 का डिबेट जो है वो चालू करना चाहते हैं तो बेशक करें, उनको कोई रोक नहीं सकता। मेहरबानी करके सोच समझ के इसमें अगला कदम ले लीजिए, क्योंकि इसमें खतरा बहुत ज्यादा है और फायदे बहुत कम हैं। उमर ने इससे पहले ट्वीट भी किया। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि अगर अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा। उमर अब्दुल्ला की इस धमकी पर आरएसएस नेता राम माधव भड़क उठे। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 रहे या न रहे, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हमेशा रहेगा। केवल बहस की एक बात की गई है। बहस करने के लिए क्या आपत्ति होना चाहिए? सबको बहस के लिए तैयार होना चाहिए।
उसके ऊपर अनावश्यक धमकियां देना, ये नहीं है तो हम अलग हो जाएंगे, इस प्रकार की बयानबाजी, इसके पीछे एक राजनीतिक मकसद ही ध्यान में आता है। अनुच्छेद 370 पर बहस की बात करने वाले पीएमओ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह पर पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती भी बरसी। उन्होंने कहा कि 370 को हटाने की जगह इस पर चर्चा होनी चाहिए कि इसे और मजबूत कैसे किया जाए। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने पीएमओ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुच्छेद 370 वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनका बयान आग लगाने वाला है। पीएमओ में जो मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने बहुत ही कंट्रोवर्शियल बयान दिया है और ये आग से खेलने का काम है। 370 को खत्म करने की बात करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। बवाल बढ़ने के बाद पीएमओ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की ओर से बयान जारी कर सफाई दी गई और कहा गया अनुच्छेद 370 पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम के हवाले से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और ये विवाद निराधार है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर का विकास नहीं हो रहा। गडकरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए वहां कंपनियों का जाना बेहद जरूरी है। श्रीनगर बहुत सुंदर है, पर वहाँ गरीबी बहुत है, भूखमरी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री नहीं है और इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग वहाँ इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके। 370 आम उसके कारण नहीं कर सकते, जमीन नहीं खरीद सकते। पाकिस्तान सरकार ने नवाज शरीफ के भारत दौरे को उम्मीद से बेहतर बताया है। पाक पीएम के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि हमने समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के ट्रायल में तेजी लाने का मुद्दा उठाया है। कश्मीर मसला बातचीत के एजेंडे में नहीं था। पाक पीएम के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा है कि जल्द दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की फिर से मुलाकात हो सकती है। उन्होंने कहा कि सितंबर में होने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में ऐसा संभव है। पाक पीएम के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि दोनों पीएम इस बात से सहमत थे कि ये दोनों देशों के लिए नई शुरुआत है। पाक के मुताबिक दोनों देशों के बीच 8 अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर संतोषजनक बातचीत हुई। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि बम धमाकों की आवाज बंद होने पर ही बातचीत आगे बढ़ेगी। धमाकों की आवाज में बात दब जाती है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि पीएम मोदी ने इसी लहजे में पाक पीएम से बात की थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बात पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने चुटकी ली है। मनीष तिवारी ने कहा कि उनके इस बात से तो पाकिस्तान को यही संदेश गया है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ जारी रह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाक पीएम नवाज शरीफ की मां के लिए शॉल भेजा। शॉल मिलने पर नवाज की बेटी मरियम ने नरेंद्र मोदी को थैंक यू कहा। नाराजगी के बाद आखिरकार शिवसेना कोटे के इकलौते मंत्री अनंत गीते ने भारी उद्योग मंत्रालय में अपना कार्यभार संभाल लिया है। गीते अपने पोर्टफोलियो से खुश नहीं थे और इसी के चलते उन्होंने मंगलवार को चार्ज लेने से इनकार कर दिया था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज मंत्रालय जाकर अपना कार्यभार संभाला। सुषमा को विदेश मंत्रालय के साथ प्रवासी भारतीय मामलों का मंत्रालय भी सौंपा गया है। उमा भारती ने आज जल संसाधन मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया। वो कमंडल में गंगा जल लेकर दफ्तर पहुंची। जल संसाधन मंत्रालय मिलने पर उन्होंने पीएम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो गंगा नदी की बेहतरी के लिए कड़े कदम उठाएंगी। कैबिनेट मंत्री मेनका गांधी ने भी मंत्रालय जाकर आज चार्ज संभाला। मेनका को महिला और बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट मंत्री अनंत कुमार ने आज अपने मंत्रालय जाकर अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्हें रसायन और उर्वरक मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। वेंकैया नायडू ने आज संसदीय कार्य मंत्री का कार्यभार संभाला। वो संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों संतोष गंगवार और प्रकाश जावड़ेकर के साथ चार्ज लेने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने आज कामकाज संभाल लिया। कलराज को लघु और मध्यम उद्योग का मंत्रालय मिला है। उर्वरक और रसायन राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल ने आज अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। बीजेपी में नए अध्यक्ष को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस संबंध में मौजूदा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने दिल्ली के केशव कुंज पहुंचकर संघ प्रमुख से बातचीत की। सूत्रों से खबर है कि नए अध्यक्ष की रेस में जेपी नड्डा सबसे आगे चल रहे हैं। ओम माथुर भी इस रेस में शामिल हैं। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी के खिलाफ दायर मानहानि का केस साबिर अली वापस लेंगे। जेडीयू से आकर जब साबिर अली ने बीजेपी ज्वाइन किया था तब नकवी ने सवाल उठाए थे और साबिर के आतंकियों से कनेक्शन की बात कही थी, जिसके बाद बीजेपी ने साबिर को एक दिन में ही पार्टी से निकाल दिया था। कैबिनेट मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की। तिहाड़ जेल से छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल पहली बार अपने विधायकों से मिलने पहुंचे।
यूपी के कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला महासचिव पर बीजेपी समर्थकों को पीटने का आरोप लगा है। यूपी के कानपुर में एसपी विधायक सतीश निगम ने सरेआम दबंगई दिखाई। शहर में विधायक जी की गाड़ी गलत जगह पर पार्क थी। जब ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने एमएलए से गाड़ी हटाने के लिए कहा तो नेताजी उसके ऊपर भड़क उठे। नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में जगह पाने वाले किरेन रिजिजू ने खुशी जाहिर की है। रिजिजू ने कहा है कि उनका अगला लक्ष्य अरुणाचल के विकास के लिए काम करना है। अरुणाचल के सीएम नबाम तुकी ने किरेन रिजिजू को राज्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। मध्य प्रदेश के स्कूलों में मोदी चैप्टर पढ़ाने की तैयारी चल रही है। राज्य के शिक्षा मंत्री दीपक जोशी का दावा है कि राज्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। मध्य प्रदेश के स्कूलों में मोदी चैप्टर पढ़ाने की तैयारी चल रही है। राज्य के शिक्षा मंत्री दीपक जोशी का दावा है कि सियासत में मोदी की सफलता के बारे में पढ़कर बच्चे आगे बढ़ने की सीख लेंगे। बाजार में लगातार तीसरे दिन सुस्ती कायम रही। आज दिन भर एक सीमित दायरे में कारोबार होता रहा और आखिरकार सेंसेक्स निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद हुई। भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से यूपी में हाहाकार मचा हुआ है। कानपुर में बिजली कटौती से परेशान व्यापारी सड़क पर उतर चुके हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि लोकसभा चुनाव में करारी हार का बदला यूपी सरकार बिजली काटकर ले रही है। और वहीं दूसरी ओर दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में कांग्रेस विधायक जय किशन ने जमकर हंगामा किया। विधायक ने यहां बीजेपी कार्यकर्ता को जान से मारने की धमकी भी दी। मुंबई में शिवसेना के कार्यकर्ता जर्जर हो चुके आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए एकजुट हुए। मुंबई से सटे कल्याण में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक विधायक को गुंडे भारी पड़ गए। एडमिशन को लेकर एमएनएस विधायक ने एक स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। यूपी के बरेली में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई जबकि 50 लोग घायल हो गए। हादसे पर यूपी सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। अखिलेश सरकार ने मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। यूपी के बिजनौर में एक हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। लखनऊ में बेखौफ बदमाशों ने एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के मुरादाबाद में एक रिटायर्ड पुलिस कर्मी ने अपनी पत्नी को गोली मारने के बाद खुदकुशी कर ली। नोएडा की यूफ्लेक्स कंपनी में एक इंजीनियर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दिल्ली के सुभाष पैलेस इलाके में राहगीरों की मुस्तैदी के चलते एक बच्ची की इज्जत तार-तार होने से बच गई। यूपी के बिजनौर में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो इंटरनेट के जरिए लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। बिहार के गया में फल्गु नदी पर बना डायवर्जन पुल बह गया। गया में रूट डायवर्जन के लिए करोड़ों रुपए की लागत से यह पुल बना था। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर एक पुलिसकर्मी नशे में धुत होकर झूमता हुआ दिखाई दिया। यूपी के रायबरेली में एक निजी अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद मरीज के पेट में औजार छोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर गुजरात के जामनगर में कचरा पेटी में एक नवजात के मिलने से सनसनी मच गई। मंगलवार को हादसे का शिकार हुए MiG-21 विमान के पायलट के घर मातम पसरा हुआ है। विमान के पायलट सौरभ रघुवंशी यूपी के शामली के रहने वाले थे। बिहार के बोधगया में बौद्ध भिक्षुओं ने विश्व शांति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना की। स्पोर्ट्स के सामान के लिए मशहूर मेरठ में अब ऐसी जैकेट बन रही हैं जिस पर न तो AK-47 की गोली का कोई असर होता है और न ही SLR की गोलियों का। भोपाल के रहने वाले SK मावल ने 3000 कैमरों का एक कलेक्शन पेश किया है। मावल के पास साल 1875 का लकड़ी से